वो रवि सैनी आता है निकल के, वो लोहे की कैंची लेके और चाकू लेके, एक इधर रहता है पुलिस वाला खड़ा हुआ, एक उधर रहता है पुलिस वाला खड़ा हुआ, तो चाकू से हमारी स्पीकर की तार भी काट देता है, रस्सी भी काट देता है, ये बैनर खींच देता है और तुरंत पुलिस वाला वो जो अंकिता भंडारी की जो वो फोटो रखी है सामने, उस पर लात मार देता है और उसी कुर्सी के ऊपर से हमारी शकुंतला आंटी को खींच के ले जाता है, ऐसे रगड़ के ले जाता है। और जब एम्बुलेंस में बिठा रहे होते हैं उन्हें, तो क्या बोलते हैं, एम्बुलेंस में बिठा रहे होते हैं उन्हें, तो वो गाड़ी से नीचे गिर देते हैं उन्हें। जो चोट लगने का कारण है वो गाड़ी से नीचे जब वो गिरी है शकुंतला आंटी, तब उन्हें चोट लगी है। और क्या बोलते हैं, जब वो यहाँ से घिसड़ के ले गए आंटी को, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, मुझे भी पुलिस वाले बाहर खींचने का काम कर रहे थे, मेरी ये जैकेट पकड़ ली थी, यही जैकेट थी, उन्होंने यही जैकेट पकड़ के बाहर खींचने का प्रयास करा। और इससे पहले आंटी को खींचने से पहले हटवाल, अरविंद हटवाल को भारी घेर लिया था और मुंह बंद करके हटवाल जी को गाड़ी में डाला गया, जबकि बाहर के लोग उनको देख रहे थे। तो बाहर के लोगों ने वीडियो बनाने का प्रयास भी करा जो दुकानों की तरफ बैठे थे, और जब उन्होंने वीडियो बनाने का प्रयास करा तो पुलिस वाले ने एक युवक का फ़ोन छीन लिया और चौकी ले गया, और हटवाल जी की गाड़ी भी चौकी ले गया। ठंड की रात है, 21 नवंबर है, 2022 है, आज़ादी का अमृत महोत्सव भी गुजर चुका है और राज्य गठन के 23 साल भी जो हैं लगभग पूरे हो चुके हैं, और मजबूरन मातृ शक्तियों को आंदोलन पर बैठना पड़ रहा है। रात के समय पर भी बैठना पड़ रहा है। 19 साल की अंकिता की हत्या हो जाती है, आरोप सरकार पर लगते हैं कि वो आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसके लिए संघर्ष होता है, आंदोलन होता है। पहले तो शुरुआती चरण में हल्का फुल्का ही आंदोलन होता है, मात्र 2 घंटे 3 घंटे का आंदोलन होता है, लेकिन धीरे धीरे जब सरकार ढीठ हो जाती है, मानती नहीं है, तो आंदोलन को थोड़ा बड़ा करना पड़ता है, क्रमिक अनशन करना पड़ता है। क्रमिक अनशन के बाद आमरण अनशन भी होता है, और साथ में उस अनशन को तोड़ने का सरकार के द्वारा प्रयास भी होता है। आप ये लगा लो कि हम इस संविधान में रह रहे हैं, इस देश में रह रहे हैं, और ये ऐसा संविधान बन गया है कि अब अपनी बात को रखने के लिए भी सरकार जो है चेत नहीं रही है। सरकार कहीं ना कहीं विवश कर रही है आंदोलन को ख़त्म करने का, कहीं ना कहीं प्रयास कर रही है आरोपियों को बचाने का, लेकिन मातृ शक्तियाँ लगी हुई है अपने प्रयास के लिए, मातृ शक्तियाँ लगी हुई है प्रयास के लिए। ठंड की रात है, बावजूद उसके रात को रुकी हुई है इस टेंट पर, और कोशिश कर रही हैं कि कैसे अंकिता को न्याय मिलेगा। अंकिता की एक तरफ आप माल्यार्पण करता हुआ आप चित्र भी देख रहे होंगे, उसके लिए इसलिए लगे हुए हैं कि कल कोई दूसरी अंकिता ना हो। उत्तराखंड गठन के बाद, उत्तराखंड गठन के 23वें साल में कोई ऐसा उदाहरण ना बने। लगी हुई है मातृ शक्तियां, आप देख रहे हैं, रात है, ठंडी रात है, बावजूद उसके भी लगी हुई है। जिस प्रकार उत्तराखंड राज्य का गठन इन्होंने किया था, ठीक उसी प्रकार जो है अब नए राज्य का उदय करने का प्रयास कर रही हैं, जिसमें लड़कियां जो है सुरक्षित रहेंगी, ये प्रयास कर रही है। हमारे साथ एक मातृ शक्ति, इनसे भी जानेंगे क्या कारण है कि रात को भी आपको आंदोलन करना पड़ रहा है। ये हमारी मजबूरी है कि सरकार सुन नहीं रही है, इसलिए हमें रात दिन चलाना पड़ रहा है आंदोलन, और रात को भी आना पड़ रहा है क्योंकि सरकार सुन ही नहीं रही है। तो अब हमने आमरण अनशन में शकुंतला रावत बैठी हुई थी, 6 दिन में उनको उठाया, ज़बरदस्ती उठाया गया, खूब परेशान किया गया हमको। अब हमने ये सरोजिनी थपलियाल बैठा रखी है, उन रात को ही हमने बैठा दिया था आमरण अनशन में। कल रात शकुंतला मैडम के साथ बहुत बुरा ही हादसा हुआ, बैठी थी आंदोलन पे, लेकिन जबरदस्ती हमारे इंस्पेक्टर साहब आते हैं, तहसीलदार मैडम आती है, जबरदस्ती उठाकर चले जाती हैं। साक्षात जो यहाँ पर थे ये बताएंगे आपको क्या क्या हुआ कल रात, जरा विस्तार से बताइए। धन्यवाद भैया। रात को हम बैठे थे यहाँ पे, आज हम लोग 40वां धरना है हमारा, और आमरण अनशन का 6वां दिन है आज। कल रात क्या? हाँ, तो ये है कि कल रात हमारे बच्चे थे 11:30 बजे तक यहाँ बैठे हुए सभी थे, और उसके बाद हमारे बच्चे घर चले गए। तो एक पुलिस वाला आता है, यहाँ से देखता है, तो मैंने ऐसे रजाई उठाई, तो उसने सोचा कि ये सोनी है, तो जब मैंने वो इसी के सामने मैंने 11:30 बजे लगभग ये गए यहाँ से, 11:30 बजे तो हमारे बच्चे गए, तो उसके बाद 12 बज गई थी।
12-1 बजे आए हो? ना 12 बजे आए वो। तब उसके बाद उन्होंने कहा, मैंने रजाई ऐसे सिर में उसमें रखी, मुंह पे रखी, तो उन्होंने कहा कि सो गए ये। तो वो पुलिस वाला जाता है इधर से, और उसी समय 50 PSC पुलिस यहाँ पे आती है। 50? हाँ 50 थी वो। और उन्होंने वो पहले सैनी आया, दीदी यहाँ पे गहरी नींद में सो रखी थी, मैं यहाँ पे थी, जैसे दीदी को खींचा उन्होंने, रजाई ऐसे फेंकी, मैं भी उठी तो मेरे को 7 पुलिस वाले चिपक गए मेरे पे। और मेरा ये कंधा भी दुख रहा है, मेरे हाथ भी दुख रहे हैं, ये छीना झपटी में, आज मुझे बुखार भी है उसकी वजह से। और मेरा मुंह बंद करते, मेरा फ़ोन यहाँ से मैंने कहा फ़ोन करूँगी, तो यहाँ छीन के यहाँ फेंक दिया उन्होंने फ़ोन। फिर दीदी को हमने इसने ये पकड़, लक्ष्मी बुढ़ा कोटे ने यहाँ से पकड़ा, कमर पकड़ा, फिर मैंने उनके यहाँ पे पकड़ा, तो वो छीन घसीट के ले गया, यहाँ से घसीट के ले गए थे वो। और यहाँ से घसीट के उन्होंने एक ने मुंडी पकड़ी, एक ने उनके ये मतलब सलवार भी नीचे और ये कमीज़ ऊपर नंगे करके उनको वहाँ ले गए, और वहाँ से उन्होंने निकाला, ये भी उन्होंने पहले ये काटा, कैंची भी थी और चाकू भी था उनके हाथ में, ये हमारे डीजे के वो भी तार भी काट दिए थे। फिर वहाँ ले गए वो घसीट देगा। दीदी ने बोला मेरे को स्वेटर पहनने दो, मेरे को 100 लाने दो, मेरे को ऐसे मत ले जाओ। तो हमने कहा भाई पहले ऐसा करो, ले जा रहे तो चोरों की तरह क्यों ले गए तुम? पहले तुम 11 बजे ले जाते, फिर तुम ले जाने तो 5 बजे आते, ये हाँ तो 12 बजे क्यों ले गए? 70 साल की महिला है, वो बुजुर्ग महिला है, एक 19 साल की लड़की के लिए इसलिए लड़ रही है कि दूसरा उदाहरण ना बने। लेकिन हमारा पुलिस और प्रशासन संवेदनहीन हो चुका है। राज्य आंदोलनकारी भी है, राज्य आंदोलन भी उन्होंने देखा है, किया है, तब जाके हमें इस राज्य की जो है गठन हुआ है। लेकिन धामी सरकार में इतने अन्यायी हो गए हैं लोग, वहाँ प्रशासन शासन वाले, कि जबरदस्ती रात को उठाकर एक महिला को ले जा रहे हैं, उठा भी नहीं रहे हैं। यानी ये क्या सोच रहे हैं कि अब आंदोलन भी नहीं होगा, संविधान तहस नहस हो रहा है। क्या हुआ था? आप भी थे कल यहाँ पर? हाँ मैं भी थी। क्या हुआ था फिर? बस ऐसे हुआ था, आए थे वो, और उन्होंने मतलब वो ये पहले तो ये डाला, वो ये काट के डाला इनको, मतलब फिर वो उसको उठाया, मतलब उठाया भी नहीं है, ऐसे मतलब उन्होंने ऐसे घसीट के ले गए उसको, जबरदस्ती ले गए, सारी तहस नहस। हमारे साथ प्रमिला रावत मैडम भी हैं, शुरू से संघर्ष कर रही हैं अंकिता मामले में। क्या कहेंगी मैडम, ये तो अन्याय हो रहा है जबरदस्त? हाँ नमस्कार, मैं क्या बोलूँ, अब तो कोई शब्द भी नहीं है हमारे पास बोलने के लिए, क्योंकि हम लोग सितंबर से ही इस मामले को देख रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आज ऋषिकेश के कोयल घाटी में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। 40वां दिन आज हमारा एक कर्मिक अनशन का, 6ठा दिन आमरण अनशन का है। और जिस तरह से मैं तो कल यहाँ पे नहीं थी, लेकिन जिस तरह से मेरी बहनें बता रही हैं कि पुलिस जैसे गुंडा राज नहीं हो गया उत्तराखंड के अंदर, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ प्रत्येक आदमी को गुंडा बना दिया आज। तो कम से कम पुलिस को ऐसे मामलों में राजनीति नहीं करना चाहिए। जो राजनीतिकरण पुलिस कर रही है उनको खाली अपनी ड्यूटी अच्छे से निभानी चाहिए। और एक आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग भी है कि आप किसी को भी रात में वारंट आने के बाद भी नहीं पकड़ सकते उसको। ये तो विदाउट वारंट के बिन बताए यहाँ पे तो सबसे बड़ा अपराध तो कल पुलिस ने करा है। किस तरह से बता रही कि कैंची उनके हाथ में थी, उन्होंने हमारा टेंट काटा है और यहाँ के जितने वायर वगैरह था ये बिजली का सारे काटे हैं। और उसके बाद कितना गुंडागर्दी राज उस प्रदेश के अंदर हो गया। ये तो जनता को सोचना पड़ेगा कि अब हम तो न्याय मांग रहे हैं अपनी बेटी के लिए। हम ये चाह रहे कि ताकि दूसरे हमारी बेटी के साथ ऐसी घिनौनी हरकतें, जघन्य अपराध ना हो, इसके लिए हम लोग बैठे हुए है ना। शांतिपूर्ण तरीके से बैठ रखे हैं, बावजूद उसके सरकार को पता नहीं क्या परेशानी यहाँ पर हो रही है। और दूसरी महाशक्ति भी हमारे साथ, क्या कहेंगी आप मैडम? नमस्कार, मैं तो ये कहूँगी कि ऐसा गुंडा राज, ऐसा गुंडागिरी हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। मातृशक्ति का बर्दाश्त अगर टूट गया तो जैसे 2013 की आपदा देखी थी ना, वो इनके घरों में आ जाएगी। ये मातृशक्ति ने छोड़ेगी नहीं। तो ये उत्तराखंड हमने इसलिए नहीं बनाया था, ये हमारी बदौलत है आज ये पोस्टों पे बैठे हैं, बड़ी बड़ी सीओ भी हमारी बदौलत बने हैं ये, ठीक है ना। आपको बैठने तक भी चैन से नहीं दे रहे, क्या करेंगे रेणु में? मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं और शकुंतला दीदी के साथ हॉस्पिटल में थी और शकुंतला दीदी को हम इतने समय से जान रहे हैं। अनशन में बैठने के बावजूद भी वो इतनी ताकतवर और हिम्मत वाली थी। जब मैंने उनसे डॉक्टरों से बात करी कि मैंने कहा जो ये इनकी जो दशा बिगड़ी है, जिस तरह से ये बेचारी रो रही है,
तो इस रोने का कारण क्या है? क्या ये अनशन में बैठने की वजह से, वीकनेस की वजह से ये रो रही है, इनको तकलीफ हुई है? तो उन्होंने बोला अनशन की वजह से इनको कोई इस तरह की तकलीफ नहीं हुई है, लेकिन जो उनको पुलिस वालों ने ले जाया गया और जब उनके कमर में जो उन्होंने दिखाया इतना बड़ा सूजन आ रखी थी, मैं भी वहाँ पे थी, दीदी बुरी तरह से रो रही थी। मैंने कहा ये करा आपने, आप ये कह रहे हो कि ये महिला जो है बहुत तरह से तकलीफ में है, बीमार है, इसलिए हम इसको ट्रीटमेंट के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन ये तरीका आपका सही नहीं था, आपने तो खुद उसको बीमारी दी है। ये कहना है कि आपका ले जाने का जो तरीका है, जो सिस्टम की व्यवस्था है, हम लोग कहेंगे सहयोगी को थोड़ा इधर की तरफ आ जाएंगे, वो गलत है तरीका। आदमी अगर प्रेम भाव से बैठा हुआ है, अनशन कर रहा है, विरोध कर रहा है, तो आप भी उसी तरीके का प्रयोग करते हुए जो है व्यक्ति को ले जाइए, ऐसे मत ले जाइए। 70 साल की बुजुर्ग राज्य महिला आंदोलनकारी, इसलिए उन्होंने राज्य का गठन नहीं किया था। धामी जी की आप जैसा आदमी मुखिया बनकर उनके साथ दुर्व्यवहार करेगा, रात को आपकी व्यवस्था उनके साथ उचित व्यवहार न करके उनका उल्टा उनका शोषण करेंगे। यहाँ पर संजय सिलसवाल भी हैं, अध्यक्ष हैं न्याय संघर्ष समिति के। क्या कहेंगे संजय भाई? अब तो मुंह खोलना भी जो है पाप हो गया हमारे राज्य में। देखिएगा, मैं इसको सिर्फ पाप नहीं बोलूँगा, मैं ये कहूँगा कि पापों का घड़ा खुल गया है। आज कल की अगर मैं बात करूं, कल इन्होंने लगभग यहाँ पे 11:15 बजे के आसपास इन्होंने इसको यहाँ पे इंक्रोच करने की कोशिश की, और उसके बाद जैसे हमें खबर मिली, हम लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आई है, बिना स्टेथोस्कोप लगाए, बिना मेडिकल जांच के, बिना ब्लड लिए, बिना यूरिन के को कलेक्ट किए, बिना सैंपल कलेक्ट किए, किस आधार पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसने ये डिसीजन ले लिया कि इनको रेफ़र करना चाहिए? एक बात कहाँ से शुरू हुई थी, मैं थोड़ा बैक से। रेफर करने के लिए भी एक उजाले का समय जरा उचित होता है। अंधेरे के समय आप लोग किसी को उठा के ले जा रहे हैं, तो कहीं कोई दूसरा घिनौना अपराध तो नहीं करने जा रही है पुलिस? मैं इसमें थोड़ा सा बैक से भी आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। 2 दिन पुलिस मेडिकल टीम यहाँ पे आती है, 2 दिन उनका सैंपल लेती है और चली जाती है। उनका कहना ये था कि भाई ब्लड मेरा, यूरिन मेरा, बॉडी मेरी, तो एटलीस्ट सैंपल जो रिपोर्ट गई है, रिपोर्ट में सबसे प्राथमिक अधिकार मेरा है। आप बिना मुझे रिपोर्ट दिए आप कहीं इस तरह से वो नहीं कर सकते, आपको मुझे रिपोर्ट देना चाहिए। तीसरे दिन मेडिकल टीम पहुंची तो उन्होंने यही बात उनके सामने रखी कि पहले मुझे 2 दिन की रिपोर्ट दो कि मेरे 2 दिन में कितना गिरा है, क्या गिरावट आई, मुझे पता तो हो उस चीज़ का। उन्होंने वो रिपोर्ट नहीं दी, तो उन्होंने कहा कि जब आप रिपोर्ट नहीं दे सकते तो मैं आपको सैंपल भी नहीं दे सकती। ठीक है, फिर ये जाती है टीम, वापस आकर के शाम को इस तरह से इनको उठाती है, रात के टाइम उठाती है। 2 मुश्किल से 3 या 4 मिनट का टाइम होता है इनको जब ये वहाँ पे पहुँचते हैं सरकारी अस्पताल में। वहाँ से उनको रेफ़र किया जाता है। मुझे लगता है कि जो वहाँ पे डॉक्टर होंगे उनको शायद गणित थोड़ा तो पता होगी, जिनको ये तो पता होगा कि 2 छोटा अंक होता है और 42-43 बड़ा अंक होता है। उन्होंने जब उनको रेफ़र किया तो उन्होंने 2 किलोमीटर दूर एम्स न रेफ़र करके 45 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल को रेफ़र किया है। वो लोग, एक बहुत बड़ी बात है कि एम्स न भेजकर किसी आंदोलनकारी बुजुर्ग महिला को आप दून भेज रहे हैं, यानी 40-45 किलोमीटर दूर यहाँ से लगभग है एम्स, जबकि केंद्रीयकृत जो है संस्थान है दून हॉस्पिटल के मुकाबले लाखों गुना अच्छा है। बावजूद उसके वहाँ भेजना आप रणनीति समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं आंदोलन को दबाने का प्रयास है। 19 साल की अंकिता के साथ अन्याय करने का पूरा प्रयास कर रही है सरकार। गैरोला भाई भी हैं, क्या कहेंगे गैरोला जी? आप तो खून से भरा पत्र भी मोदी को देकर आए थे, बावजूद उसके मोदी जी आज भी सो रखे हैं, शांत हैं, क्या कहेंगे? धन्यवाद देना चाहूँगा आंवला न्यूज़ का। शुरू से लेकर आज तक अंकिता भंडारी बहन के न्याय को लेकर के लगातार जो है संघर्ष समिति से लेकर पूरे राज्य में आप लोग बने हुए, धन्यवाद भी देना चाहूँगा इस आवाज़ को उठाने के लिए। मगर आवाज़ लगता है कि कहीं ना कहीं दबने का प्रयास शासन प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। जब पुलिस वाले उनको खींचते हुए जो है देहरादून ले गए, तो देहरादून ले जा करके 2 घंटे उनको वैसे रखा गया। इतने में हमने सोचा कि हम भी चलते हैं देहरादून, किस जगह उन्हें दून हॉस्पिटल में उनको किया गया रेफ़र। फिर हम यहाँ से जब वहाँ पर गए तो देखा तो उनके पे इलाज उनका नहीं हुआ था, और तब हमने उन पे दबाव बनाया, तब जाके जो है बड़े एटीट्यूड में डॉक्टर जो है उनका इलाज नहीं कर रही थी, बड़ी मुश्किल से उनसे डिप लगाई, और फिर हम उनसे जो है नाराज़ हुए। हमने फिर उनको वहाँ से जो है तब उन्होंने एम्स पे रेफ़र किया, और रात फिर हम दोबारा उनको यहाँ एम्स से लेकर आए। जी
कैरोला भाई का साफ साफ ये कहना है कि सारे हथकंडे अपना दिए मोदी तक को बात पहुंचाने के लिए कि अंकिता के साथ कितना घोर अन्याय हो गया है, पर मोदी जी गुजरात और हिमाचल के चुनाव में व्यस्त है, सत्ता पाने के लिए व्यस्त है, उनके लिए लड़की कोई मायने नहीं रखती। उत्तराखंड की किरण नेगी के साथ भी अन्याय हो गया, अंकिता के साथ हो ही रहा है अन्याय, लेकिन उनको कोई परेशानी नहीं। उनका मकसद सिर्फ एक है, कैसे सत्ता पाई जाए, कैसे लोगों को मूर्ख बनाया जाए और कैसे जो आंदोलन में बुजुर्ग बैठी हुई है उसको कैसे उठाया जाए। तो ये सारा खेल हो रहा है। मोदी जी, आपको खून भरे पत्र का जो है एहसास भर भी नहीं है, कैसे लोगों ने लिखा होगा, कैसे आपको एहसास दिलाने का प्रयास किया होगा। हमारा सिर्फ प्रयास ये था कि रात के समय पर आप कम से कम इतने निर्दयी तो मत बनिए। बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप, केदार बाबा के यहाँ जाते हैं, क्या भगवान ये देखने के लिए आपको इस उत्तराखंड देवभूमि में बुलाते हैं कि आप रात को महिला के साथ इस तरीके से अन्याय करेंगे? माने पुलिस व्यवस्था से लेके इतने घोर राक्षस बने हुए हैं कि कैसे एक महिला के साथ व्यवहार करना चाहिए था, सब भूल गए हैं। हमारा मकसद था आपको दिखाना और आपका मकसद है कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दर्ज करना। मैं अपने सहयोगी दीपक दिवाकर के साथ योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया। रात्रि में इस मंच में है, महिलाएं बेचारी आंदोलन कर रही हैं 19 साल की बेटी के लिए। कोशिश यही है कि दोबारा अंकिता जैसा मामला ना हो। किरण नेगी वाला मामला 12 में हो गया था, उच्चतम न्यायालय से निराशा मिली है, पर प्रयास इनके लगातार जारी हैं। धन्यवाद।